हे दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर हमें लाइफ में जल्दी सक्सेसफुल होना है तो हमें उन लोगों से सीखना होगा जो लोग ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। और बस अभी फाइनेंशियल सक्सेस की बात करें तो आज के टाइम पे जेफ बेजोस से ज्यादा सक्सेसफुल इंसान और कोई नहीं है दुनिया में लीगली। सो अगर आपको अपनी लाइफ फाइनेंशियली अच्छी करना है तो आपको जेफ बेजोस से सीखना तो बनता ही है। बिकॉज 1999 के बिल गेट्स के बाद से जेफ बेजोस वो पहले इंसान बन गए हैं जिनका नेटवर्थ एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि $100 बिलियन के ऊपर हो गई है। बस कंपैरिजन के लिए बताऊं तो 2017 में पूरी नेपाल कंट्री की जीडीपी अराउंड $25 बिलियन की थी। ऐसे ही अराउंड 100 कंट्रीज के ऊपर है जिनकी टोटल जीडीपी जेफ बेजोस की नेटवर्थ से कम है। सो इन फैक्ट्स को देखने के बाद अभी सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि जेफ बेजोस ने ऐसा क्या करा जो वो इतने सक्सेसफुल हो गए, और उससे भी मेन उन्होंने ये कैसे किया। आज हम ये सभी समझेंगे थोड़ा अच्छे से उनकी बायोग्राफी टाइप बुक और कई दूसरे सोर्सेज से सर्च करके बनाई गई मेरी इस जेफ बेजोस की केस स्टडी से, जो श्योरली आपको भी जेफ बेजोस की तरह लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर पाने के लिए हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। बचपन से ही जेफ बेजोस को उनके घर वाले एक स्मार्ट और इनोवेटिव बच्चा मानते थे, बिकॉज वो हमेशा से बहुत क्यूरियस टाइप के बच्चे थे जो कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे। एग्जाम्पल, जैसे ही उन्होंने चलना फिरना सीखा था उसके बाद ही वो स्क्रू ड्राइवर लेके अपना क्रिप खोल के देखने लगे थे कि वो कैसे बना था। फिर जब वो अपनी न्यू फैमिली के साथ हाउस्टन शिफ्ट हुए थे तब वो अपने ग्रैंडफादर के साथ मिलकर कई काम करते थे, जैसे कि पाइप्स लगाना, जानवरों को वैक्सीन लगाना, विंड मिल को फिक्स करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब वो और थोड़े बड़े हुए और उनके 2 भाई बहन हुए तब उन्होंने एक अलार्म बनाया था अपने बेडरूम में, ताकि अगर उनके भाई बहन वहां आए तो उन्हें पता चल जाए। फिर जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने एक खिलौना बनाया था इन्फिनिटी क्यूब नाम का, जो उन्होंने एक टॉय शॉप में देखा था, और वो भी काफी सस्ते में। ऐसे ही उन्होंने अपनी स्कूल में भी कई प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो साइंस फेयर्स में सिलेक्ट भी हुए थे। इनफैक्ट वो इतनी चीजें बनाते रहते थे कि उनका बेडरूम चीजों से भर गया था, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स ने फिर उनके वर्कशॉप को बेडरूम से हटा के गैरेज में शिफ्ट कर दिया था। अब बस इतनी सी उनकी स्टोरी से जो बात मुझे सीखने वाली समझ आई वो अगेन वही सेम बात है जो मुझे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क और दूसरी केस स्टडीज और बायोग्राफीज में भी देखने मिली है। वो ये बात है कि ज्यादातर लोग जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं वो क्यूरियस क्रिएटर्स और इनोवेटर्स होते हैं जो चीजें खुद से बनाने की सोचते हैं। इसीलिए पहला लेसन मैं अगेन यही बोलूंगा कि आप भी क्यूरियस रहते हुए जितना हो सके उतना चीजें बनाओ और एक क्रिएटर बनो। ऐसी कई चीजें क्रिएट करते हुए उन्होंने अपनी स्कूल ग्रेजुएट की और फिर वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आ गए इस उम्मीद के साथ कि वो फिजिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट था। बट जल्दी उन्हें समझ आ गया कि ना तो वो फिजिक्स में इतने ग्रेट थे, ना ही उन्हें उस पर इतना इंटरेस्ट आ रहा था। इसीलिए फिर उन्होंने अपने कंप्यूटर्स की तरफ के प्यार को समझते हुए बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट की कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। नाउ इस पॉइंट से सेकंड लेसन आपको ये याद रखना है कि बी सेल्फ अवेयर। आपको अपने बारे में अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है कि आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और आप उसका कैसे यूज कर सकते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जेफ बेजोस को जब समझ में आया कि वो फिजिक्स में इतने ग्रेट नहीं है और उनका इंटरेस्ट भी उसमें इतना नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर भी बेमन वो नहीं किया जैसा ज्यादातर लोग करते हैं, नहीं, बल्कि उन्होंने वो किया जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था, प्लस जिसमें वो रियल में अच्छे भी थे। सो सेकंड लेसन यही है दैट आप अपने बारे में अच्छे से सेल्फ अवेयरनेस रखो। 1986 में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जेफ को कई बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के चांस मिले, बट उन्होंने वो नहीं लिए, बल्कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को समझते हुए और प्लस इंटरनेट के पोटेंशियल को समझते हुए एक यंग फिटेल नाम की फाइबर ऑप्टिक कंपनी को ज्वाइन किया, जहां वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते थे इंटरनेट फाइनेंस के लिए। फिर उन्होंने डीई शॉ नाम की कंपनी में भी काम किया, एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की पोजीशन पे। वहां भी उन्होंने बहुत मेहनत और डिसिप्लिन से काम किया, जिसकी वजह से वो वहां के यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट बन गए 1992 में, और फिर बस 2 साल बाद वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी सैलरी अच्छी हो गई थी, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे थे। बट फिर उन्होंने एक फैक्ट पढ़ा कि इंटरनेट हर साल 2300% से ग्रो हो रहा है। नाउ ये फैक्ट ने उन्हें बहुत सोच में डाल दिया। उन्हें इंटरनेट का पोटेंशियल पहले से ही पता था, बट ये फैक्ट पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि एक्चुअल में इंटरनेट कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है और लोग उसे कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तब उस वक्त कोई भी इंटरनेट के ट्रू पोटेंशियल को इतना समझ नहीं पा रहा था, बट उन्हें वो समझ आ गया था। इसीलिए ही फिर उन्होंने अपनी वेल पेड जॉब को छोड़ के अपना खुद का बिजनेस खोलने का सोचा, जो था इंटरनेट में बुक्स बेचने का बिजनेस। नाउ जब उन्होंने ये डिसीजन सबको बताया तब ऑब्वियसली सबको बहुत शॉक हुआ कि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा क्यों करेगा, एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। इवन उनकी कंपनी के बॉस ने भी उन्हें यही पूछा, जिसका आंसर उन्होंने कुछ ऐसा दिया कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तब मैं बहुत श्योर हूं कि मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, वो भी बोनस मिलने के टाइम पे एक बिजनेस करने के लिए नहीं। बट हाँ, मैं इस बात को लेके बहुत रिग्रेट करूंगा कि मैंने उस रेवोल्यूशनरी इंटरनेट नाम की चीज में कुछ करा नहीं जब मेरे पास चांस था, जो दुनिया बदलने की ताकत रखता था और मुझे पता भी था।
और बस इसी सोच ने मेरा जॉब छोड़ना इजी कर दिया। देखो दोस्तों, एक और कॉमन बात जो मैंने हाई अचीवर्स में देखी है कि वो लोग चीजों के फ्यूचर पोटेंशियल को बहुत अच्छे से समझते हैं। जेफ में भी क्वालिटी बहुत स्ट्रांग थी जो उनके साथ काम करने वाले लोग भी बोलते हैं। सो इसीलिए थर्ड लेसन ये है कि आप भी अपनी फ्यूचर पोटेंशियल समझने की क्वालिटी को ग्रो करो, और ये आप टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन हमेशा लेते हुए और न्यू टेक्नोलॉजी में काम करते हुए ही कर सकते हो, जो सेम बात डॉक्टर कलाम ने भी हमें सिखाई है। जेफ ने अमेज़न को स्टार्ट तो बस बुक्स बेच के किया, बट वो हमेशा से यही चाहते थे कि एक दिन उनकी कंपनी हर वो चीज बेचे जो बेची जा सकती है। बिकॉज इंटरनेट पे रियल दुकान जैसी बस लिमिटेड चीजें रख पाने की लिमिटेशन नहीं होती, और जेफ इसी चीज का पूरा फायदा उठाना चाहते थे स्टार्टिंग से। इसीलिए आप अमेज़न के लोगों को देखोगे तो उसका हिडन मैसेज यही है कि आपको यहाँ ए से जेड तक हर चीज मिलेगी। जेफ बेजोस हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते थे। एग्जाम्पल, पहले कई डील्स जो बड़ी कंपनीज लाइक याहू, AOL, MSN और छोटी कंपनीज के बीच में होती थी, उसमें छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज को अपने शेयर्स देती थी उनके साथ काम करने के लिए। बट जेफ ने वो टाइम पे भी अमेज़न के शेयर्स बड़ी कंपनीज को देने के बजाय उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर पे करे उनके साथ काम करने के लिए। क्यों? बिकॉज वो लॉन्ग टर्म सोचते थे और समझते थे कि लॉन्ग रन में अमेज़न की शेयर वैल्यू और बहुत ज्यादा होगी। उन्हें अपनी कंपनी पे लॉन्ग टर्म भरोसा था। ऐसे ही उन्होंने कई डिसीजंस लिए थे जो लोगों को, उनके इन्वेस्टर्स को स्टूपिड लगते थे, बिकॉज वो लोग हमेशा बस शॉर्ट टर्म फायदे के बारे में सोचते थे, जबकि जेफ हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के ही डिसीजन लेते थे, जिसका कुछ और एग्जांपल मैं आपको आगे भी बताऊंगा। इसीलिए लेसन नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के एक्शंस लो। ज्यादातर लोगों की तरह बस जल्दी फायदा मिलने के लिए छोटे और गलत काम मत करो। जेफ 12 साल की एज से ही काफी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन एक बुक जिसकी हेल्प से उन्होंने बहुत कुछ अपने बिजनेस में अप्लाई किया, उसका नाम है मेड इन अमेरिका। ये बुक सैम वॉल्टन के ऊपर लिखी गई है, जो वॉलमार्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसके मालिक थे और एक सेल्फ मेड अरबपति भी। उनसे और उनके जैसे दूसरे मेंटर से सीख के जेफ ने कुछ कोर प्रिंसिपल्स अपनी कंपनी के लिए बनाए थे। इनफैक्ट 5 कोर पॉइंट्स है जो उन्होंने अपनी कंपनी में रिलीजन की तरह फॉलो किया है हमेशा। वो है, फर्स्ट, कस्टमर ऑब्सेशन, मतलब सब कुछ कस्टमर्स के हिसाब से और उनका सोच के करना। सेकंड, फ्रुगैलिटी, मतलब पैसे का यूज एकदम सोच समझ के करना। थर्ड, बायस फॉर एक्शन, मतलब बस सोचते रहने और रिसर्च करते रहने के बजाय एक्शंस लेना और कस्टमर फीडबैक से आगे बढ़ना बजाय बस रिसर्च करते रहने के। फोर्थ, ओनरशिप, मतलब मार्केट में अपने फील्ड में एक लीडर बनना जो सबसे आगे हो। फिफ्थ, हाई बार फॉर टैलेंट, मतलब अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करना। और लास्ट उन्होंने बाद में ऐड किया सिक्स्थ, इनोवेशन, मतलब दूसरों को हमेशा फॉलो करने के बजाय खुद से कुछ नया इन्वेंट करना। एक बार जेफ जब कॉस्को के मालिक से मिलने गए थे बिजनेस के सिलसिले में, तब उनकी बिजनेस डील तो पूरी नहीं हो पाई थी, बट उन्होंने एक की लेसन सीखा था कॉस्को के मालिक से, बिकॉज वो हमेशा बुक्स पढ़ने और मेंटर्स से सीखने में बिलीव रखते थे जिनका एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है। वो की लेसन मैं आपको आगे बताता हूँ, बट अभी के लिए इन सारे पॉइंट से जो मेन बात आपको सीखनी है, मतलब लेसन 5, वो ये है कि मेंटर्स, बुक्स से सीखो और कुछ कोर प्रिंसिपल्स बनाओ अपने बिजनेस के लिए, जिसे आप रिलीजन की तरह फॉलो भी करो। नाउ अभी मैं आपको ऊपर बताए कुछ कोर प्रिंसिपल्स को ही डिटेल में बताता हूँ। 2001 में इंटरनेट बर्स्ट हो गया था, सब कंपनीज लॉस खा रही थी, बंद होती जा रही थी। तब हमेशा की तरह इन्वेस्टर्स का भरोसा अमेज़न से कम हो रहा था, बिकॉज तब भी कई एनालिस्ट अमेज़न की बहुत बुराई कर रहे थे, ये बोलते हुए कि Amazon.com नहीं बल्कि Amazon.bomb है जो कभी भी फट जाएगा। बट तभी जेफ बेजोस ने एक ऐसी चीज करी जिसने सबको शॉक में डाल दिया। हुआ ये कि तब हैरी पॉटर की 4th बुक गॉबलेट ऑफ फायर रिलीज हुई थी, तो इस पे जेफ बेजोस ने क्या किया कि उसी दिन उन्होंने बुक को 40% ऑफ में बेचना स्टार्ट करा, वो भी फ्री सेम डे शिपिंग देके। इसकी वजह से उन्होंने 55,000 ऑर्डर करी गई हर बुक पे कुछ डॉलर्स का लॉस खाया। ये देखकर सब इन्वेस्टर्स, इवन कंपनी वाले बहुत गुस्सा हो गए थे जेफ पे, बट इसका रियल रिजल्ट उन्हें लॉन्ग रन में देखने मिला, जो बहुत अच्छा था और ये जेफ जानते भी थे। बिकॉज ऐसा स्टंट करने से हुआ ये कि इससे अमेज़न के कस्टमर्स की लॉयल्टी अमेज़न को लेके बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनफैक्ट टोटल 700 के ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए अमेज़न की सर्विस की अच्छाई करते हुए, जिसने मार्केट में अगेन अमेज़न का नाम फिर से अच्छा कर दिया। ऐसे ही जेफ बेजोस हमेशा कस्टमर्स के लिए अच्छी चीजें करते थे, बिना इन्वेस्टर्स, उनके स्टॉक प्राइस या और किसी चीज की फिक्र करे। एग्जाम्पल, कस्टमर्स का सोच के ही उन्होंने 1 क्लिक ऑर्डर सिस्टम बनाया, जहां क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बस एक क्लिक करके कस्टमर्स कोई भी सामान खरीद सकता है बिना बार बार अपनी डिटेल्स भरे। और इसका आइडिया उन्हें कॉस्को के मालिक से ही सीखने पे आया था। उन्होंने प्रोडक्ट्स के लिए रैंकिंग, फीडबैक, स्टार्स जैसी चीजें स्टार्ट करी ताकि कस्टमर्स फीडबैक लिख सके, जिससे दूसरे कस्टमर्स को खराब प्रोडक्ट ना मिले। उन्होंने मार्केट प्लेस इनिशिएटिव भी चालू किया, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़न के पास नहीं है तो उन्हें बाजू में ऑप्शन आएगा कि कौन सी थर्ड पार्टी के पास वो सेम प्रोडक्ट है, न्यू या सेकंड हैंड,
जिससे कस्टमर्स कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे अमेजोन बंद करके। अब अगेन ये सब चीजें बहुत लॉस वाली थी इन्वेस्टर्स के हिसाब से, बिकॉज इससे वो दूसरों को प्रमोट कर रहे थे, प्लस ओल्ड प्रोडक्ट खरीदने से कई बिजनेस वालों को लॉस हो रहा था और उनके कई प्रोडक्ट के बारे में बुराई लिखी जा रही थी फीडबैक में, जो सब अच्छा नहीं था। लेकिन जेफ ने सबको इग्नोर किया और बस जो कस्टमर्स के लिए बेस्ट था वो सोचते हुए अपनी कंपनी चलाई, जिसका रिजल्ट आज आप देख ही सकते हो। सो लेसन नंबर 6, हमेशा कस्टमर्स को सबसे आगे रखते हुए उनका सोचते हुए एक्शंस लो। उनका भला होगा तो पक्का लॉन्ग रन में आपका उससे ज्यादा भला होगा। जेफ हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते थे, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज की जैसे वो भी एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे अमेजोन को। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट इस स्ट्रेटेजी की आर्किटेक्ट थी, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया था जिसके बेस पर कई सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स खुद के प्रोडक्ट बनाने लगे थे पैसे कमाने के लिए। सिमिलरली एप्पल ने iOS बनाया, जिसे एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके कई डेवलपर्स ने ऐप बनाए और पैसे कमाए। ऐसे ही इंटेल, IBM, AT&T ने भी अपने प्रोडक्ट के बेस पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था। सिमिलरली फिर अमेजोन ने भी वही करा, अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाया जहां लोग अपने प्रोडक्ट्स बेच सके और पैसे कमा सके, समवॉट सिमिलर टू eBay। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो जेफ बेजोस ने इनोवेटर्स डायलेमा बुक से सीखा था वो ये था कि कई बार स्मॉल कंपनीज एक छोटे से नीश को डोमिनेट करते हुए बड़ी होती है और फिर कुछ टाइम बाद बड़ी बड़ी कंपनीज को कम्पीट करने लगती है। इसीलिए इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने बुक बिजनेस के चीफ को बुलाया और उन्हें एक नया डिवीजन बना के काम करने को कहा, एक खुद की छोटी कंपनी टाइप बना के उनकी ही कंपनी के अंदर जो ई बुक्स बेचेगी। इस पे जब चीफ ने उन्हें कहा कि मैं दोनों संभाल सकता हूँ, फिजिकल और ई बुक बिजनेस दोनों, तब उन्होंने चीफ को ऐसा करने से मना किया और बस ई बुक बिजनेस को चलाने को बोला, इस एम के साथ कि वो एक दिन उनके ही फिजिकल बुक के बिजनेस को हरा दे। इतना आगे का बेजोस सोचते थे, उन्हें पता था कि ये फील्ड आगे जाएगी, इसलिए किसी और से कम्पीट करने के बजाय उन्होंने खुद से ही कम्पीट करना चालू कर दिया और ये सब उन्होंने किया मार्केट का लीडर बने रहने के लिए। आप देखोगे कई बड़ी कंपनी जब देखती हैं कि कोई न्यू कंपनी उनकी ही फील्ड रिलेटेड कुछ अच्छा कर रही है तो वो उन्हें खरीद लेती है, बिकॉज वो भी मार्केट लीडर बने रहना चाहते हैं। इसलिए लेसन नंबर 7, इनोवेशन क्रिएटिविटी का यूज करके हमेशा मार्केट का लीडर बनने का सोचो, ना कि बस हमेशा दूसरों को कॉपी करो। ये थी बस कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर पाया द एवरीथिंग स्टोर बुक से। इस बुक में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको बताएगी जेफ बेजोस कैसे थे और कैसे वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने और कैसे आप भी उनकी तरह बन सकते हो, जो मेरे हिसाब से आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप ck.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजोन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है, जिसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। मैंने ऑडिबल से ही सुन के ये बुक समरी बनाई है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं मैं और कौन से मेंटर्स पे वीडियो बनाऊं। शेयर करें इस वीडियो को उनके साथ जो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी समरी हर हफ्ते डालता हूँ संडे को। और हाँ, बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, वरना आप ऐसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।